नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट ग्रेड का हिंदी व्याख्याता के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है व्याख्याता का, हिंदी व्याख्याता का, उसको मैं अलग अलग पार्ट में बांट के आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि आप कहाँ से कैसे तैयार करें। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था उसमें हमने व्याकरण पढ़ा था, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाला जो बिंदु थे। लगभग वहाँ से 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं और वो व्याकरण के सारे टॉपिक हमने देखे थे और मैंने आपको बुक भी बताई थी। अभी जो दूसरा हमारा पार्ट है हिंदी व्याख्याता के पाठ्यक्रम का, वो है साथियों स्नातक स्तर का, यानी उसमें लिखा हुआ है स्नातक स्तर। और उसमें मुख्यतः आपके एक तो आएगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपके 4-5 बिंदु हैं साथियों। मैंने जहाँ से ये सिलेबस लिखा है वहाँ से मुझे इसमें रस नहीं दिख रहा। आप बताएं कि रस हटा दिया गया है वास्तव में या फिर है पाठ्यक्रम में? यानी मैंने यूट्यूब से ही पाठ्यक्रम को लिखा था तो मुझे रस नज़र नहीं आया वहाँ। इसमें आपके स्नातक स्तर में है काव्य शास्त्र है और हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें आपके 30 से 32 लगभग क्वेश्चन, तो 30 के लमसम क्वेश्चन तो आपके हिंदी साहित्य इतिहास के आते हैं और कुछ फिर 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो जैसे उसके काव्य शास्त्र के आ जाएंगे। आपके लगभग 50% का पोस्ट यहाँ से रहता है और लगभग 50 का ही वहाँ से पीछे जो हमने व्याकरण देखा है उसमें रहता है। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं तो आपका पहला टॉपिक है शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य के भेद व उदाहरण। यानी शब्द शक्तियाँ आपका एक टॉपिक है और काव्य के गुण व काव्य भेद अलग से टॉपिक है। तो शब्द शक्तियाँ मुख्यतः 3 ही होती हैं, फिर उसके उप भाग होते हैं। उसके लिए देखिए, काव्य शास्त्र के लिए मेरे पास तो अलंकार पारिजात की जो बुक आती है वो थी, और बाकी मैंने यूट्यूब से, जैसे कि आर मैया सर ने करवाया है या किसी और ने भी करवाया था, इस प्रकार से यूट्यूब से ही देख के मैंने किए थे। हालांकि समझ सकती कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, जो जैसे अभिधा तो सीधी सीधी समझ जाते हैं, कई बार हम लक्षणा में भी उलझ जाते हैं और व्यंजना में तो बहुत कम हम। लेकिन एक बार आप अच्छे से उसको समझोगे, कोशिश करोगे तो लगभग आप उत्तर तक पहुंच जाते हो, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद काव्य के गुण 3 ही होते हैं जैसे कि, और काव्य के भेद भी आपको याद करने हैं। उसके बाद आपके काव्य दोष हैं 6। पहले फर्स्ट ग्रेड में काव्य दोष नहीं थे, अब सेकंड ग्रेड की तरह फर्स्ट ग्रेड में भी काव्य दोष जो है वो जोड़ दिए गए हैं। तो काव्य दोष में आपके 6 ही हैं। श्रुति कटुत्व है, अकर्मत्व है, दुष्कर्मत्व है, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व और अप्रतित्व। ये 6 आपके काव्य दोष हैं। इनको आप एक बार थोड़ा सा समझ के अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपके अलंकार का टॉपिक है। तो अलंकार आपके कुल मिला के हैं 12, जैसे यमक, सलेश, उपमा, रूपक, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं से ही। उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति, विरोधाभास, अतिशोक्ति और एक अपहुति। ये अलंकार मुझे नया दिखा। अतिशोक्ति तक तो मेरे भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अपहुति वाला जो नया है वो हमारे शायद 10 या 11 अलंकार थे, अब 12 अलंकार हैं। तो ये अलंकार आपको तैयार करने हैं। अलंकारों में ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत होते हैं, अगर आपने अच्छे से एक बार पकड़ लिया, इनकी पहचान कर ली तो। उसके बाद आपके छंद हैं। छंद आपके हैं 11, 10 या 11, जैसे द्रुत विलंबित है, अरिगीतिका है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलियाँ, चौपाई, छप्पई, मतगयंद, सवैया, मनहरण, कवित। ये 10 आपके छंद हैं। छंदों में साथियों वही मैथ वाली सी बात होती है। छंदों में एक बार आपने अच्छे से इनके जो भी नियम है वो याद कर लिए, मात्राएं वगैरह आपने गिननी अच्छे से सीख ली, तो फिर आपकी छंदों में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहती। बिल्कुल जिस प्रकार से मैथ में एग्जिट नंबर ला सकते हैं, वैसे ही छंदों में गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है, अगर एक बार आपकी समझ में आ गई तो। उसके बाद साथियों रस मुझे दिखा नहीं उस पाठ्यक्रम में, मैंने जहाँ से लिखा था। आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ऐसा तो नहीं है कि रस को हटा दिया गया हो, रस भी आपके है ही। तो फिर ये 5-6 टॉपिक आपके काव्य शास्त्र के हो जाएंगे। इनमें से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, या फिर आप अगर किसी टीचर का पाठ्यक्रम लेते हैं, कोर्स लेते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोर्स करते हैं तो अपने नोट्स बनाइए, वहाँ से इनको अच्छे से समझिए। उसके बाद आप इनका अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभ्यास के लिए आप पुराने पेपर निकाल सकते हैं या फिर कोई भी PYQ की आप बुक्स ला सकते हैं। उसके बाद आपके आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले साथियों फर्स्ट ग्रेड में मैंने एग्जाम दिया तब लगभग 50 क्वेश्चन आती थी,
उस समय व्याकरण कम थी, लेकिन अभी व्याकरण भी जोड़ दी है सारी, तो अभी प्रश्न कम हो गए हैं। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड में लगभग 30 प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, उतने ही अब यहाँ छोड़ दिए हैं। यहाँ जो स्पेशल कवि दे रखे थे वो भी हटा दिए हैं। अब सिर्फ मुख्य मुख्य जो चारों काल हैं, चारों कालों का नामकरण है, प्रवृत्तियाँ हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, वही चीज़ें हमें याद करनी होती हैं। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आपका जो पहला टॉपिक है ना, हिंदी साहित्य इतिहास की इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन व नामकरण, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। मुख्य मुख्य बातें यानी लेखन की परंपरा, कौन कौन सी शैली है साहित्य इतिहास की, कहाँ से शुरुआत हुई थी, प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन से हैं, लेखक कौन से हैं शुरुआती, हिंदी का साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ था, काल विभाजन कितने खंडों में किया गया है और नामकरण किस प्रकार से किसने किया है। उसके बाद आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तीनों के आपको जो मुख्य मुख्य कवि हैं उनको याद करना है और उनकी प्रवृत्तियाँ याद करनी है, उनकी समय सीमा याद करनी है, उनके अन्य नाम हैं वो भी आपको याद करने हैं, अन्य नाम किसने दिए हैं, कब से कब तक किसने काल विभाजन माना है और मुख्य कवि कौन से हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद अगर मैं आधुनिक काल की बात करूँ तो साथियों आधुनिक काल को फिर थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है। जैसे आधुनिक काल में आपके जो है हिंदी गद्य का विकास, पहले नवजागरण जोड़ा है, यानी जो भारतेंदु काल है लगभग वहाँ से नवजागरण काल, उसके बाद हिंदी गद्य का विकास, यानी भारतेंदु काल से लगभग गद्य का विकास होना शुरू हो गया था। तो उसमें भारतेंदु गद्यकारों को और भारतेंदु युग में जो पत्रकारिता हुई थी, हम लोग पढ़ते हैं तब पता चलता है कि 8 से 10 भारतेंदु युग में मुख्य लेखक हैं और उन्हीं लेखकों की सबकी एक एक दो पत्रिकाएं भी मिलती हैं। तो भारतेंदु काल के जो लेखक थे वो ऐसे थे कि वो साथ में पत्रकार भी थे, तो उनकी पत्रिकाओं को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि नाम दे रखा है साथ में भारतेंदु पत्रकारिता। और भारतेंदु गद्यकारों का यानी गद्य का लेखन की शुरुआत भारतेंदु काल से हो गई थी, नवजागरण भी वहीं से शुरू हुआ था और हिंदी गद्य का विकास भी। तो जो भारतेंदु काल है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद गद्य की विभिन्न विधाओं के नाम दे रखे हैं आपके, जैसे नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी, यात्रा, वृतांत, ये सब चीज़ें आपकी जितने भी गद्य की विधाओं के नाम दे रखे हैं उनको आपको मुख्य मुख्य, जैसे प्रथम उपन्यास कौन सा था, हिंदी का कौन सा था, इस प्रकार से आपको प्रथम वो चीज़ें खासतौर से जो जो विधा का नाम दे रखा वो विधा की आपको याद करनी है। वहीं फिर जो है मुख्य प्रवृत्तियाँ यानी आधुनिक काल की जो अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि अलग अलग बांटा है, डॉक्टर नगेंद्र ने बांटा है, उसने शुक्ल जी ने भी बांटा था, और इसी प्रकार से जो मुख्य मुख्य कवि हैं, जो मुख्य मुख्य आलोचक हैं या जो ग्रंथकार हैं उन्होंने बांटा है, उस हिसाब से आपको उन कालों की प्रवृत्तियाँ याद करनी है। उसके बाद है पद्य का विकास। पद्य भारतेंदु काल का द्विवेदी, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता तक आपको यानी 1960 के दशक के बाद तक की जो मुख्य मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं या जो मुख्य विधाएं हैं या मुख्य जो नई कविता, नई कहानी का जो दौर चला है वो आपको याद करना है। तो साथियों ये था हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का सेकंड पार्ट स्नातक स्तर वाला। इसमें क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ में जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने आपको काव्य शास्त्र के लिए बताया है, आप अगर कहीं से कोर्स लेते हैं तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोर्स नहीं ले पाते हैं तो आप यूट्यूब से भी बहुत सारे सर हैं, उन्होंने आपको लगभग आप सर्च करेंगे तो काव्य शास्त्र आपको लगभग पूरा मिल जाएगा। KR मैया सर का भी मिल जाएगा, सुमन लता मैम का भी मिल जाएगा, और जो है डॉक्टर रीता गौड़ मैम का भी मिल जाएगा आपको, और आप वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार कर लें। उसके बाद आप अभ्यास के लिए कोई एक पुस्तक ले आएँ, और काव्य शास्त्र का तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही आप उसमें पारंगत होते जाएंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के लिए जैसे बहुत सारी बुकें आती हैं साथियों, बिल्कुल सारांश, मतलब बिल्कुल शॉर्ट रूप में भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो बहुत सारे टीचरों ने निकाल रखा है। और वैसे भी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जो शुक्ल का इतिहास है, नगेंद्र का इतिहास है, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास है, ये सब पढ़े थे ऐसा कहते हैं, लेकिन साथियों इनकी जो इतिहास बुक है वो बहुत मोटी मोटी है। हालांकि मेरे पास भी है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास भी था, मेरे पास शुक्ल जी का इतिहास भी था, लेकिन वो मैं पूरा कभी नहीं पढ़ पाई थी साथियों। मुख्य मुख्य चीज़ें, जैसे पहले शुक्ल के इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते थे, तो वहाँ से मैंने मुख्य मुख्य बातें पढ़ी थी, जैसे शुक्ल जी ने कौन से काल को कब से कब तक माना है, क्या नाम दिया है, प्रमुख किसी कवि के बारे में, लेखक के बारे में उनके जो कथन थे वो पूछे जाते थे। लेकिन अभी एक दो पेपरों से हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह की ज़्यादा जोर है RPSC का उस साइड, शुक्ल थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो आप अभी जो
3 4 5 आरपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप ज़रूर उठाइए और उनमें देखिए आपको कि किस जो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पूछे जा रहे हैं वो आगे भी पूछे जाएँ, लेकिन उससे आप थोड़ा-सा अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालाँकि ज़रूरी नहीं पिछले एग्ज़ाम में शुक्ल नगेंद्र से पूछे गए हैं या बच्चन से पूछे गए हैं तो अगले में भी वही पूछे जाएंगे। हो सकता है अगले में आरपीएससी में कोई ऐसा मेंबर आ जाए जो वापस शुक्ल की ओर भी मुड़ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर भी मुड़ जाए, तो ऐसी कोई हम कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये देखना है आपको। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छी तो फिर आप किसी एक जो कोई भी सर हैं उनसे जुड़ जाइए, चाहे के आर मैया सर से जुड़ जाइए, किसी भी सुमनलता मैम जिसकी भी आपके समझ में आए उनसे जुड़ जाइए आप। और बाकी आप शॉर्ट्स हिंदी साहित्य इतिहास के जैसे अलग अलग कालों के अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप अभ्यास करना चाहें तो डॉक्टर रीता गौड़ मैम के जो वीडियो है वो बहुत ही आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही आपको शानदार उनमें प्रश्नों की जो सिलेक्शन होता है रीता गौड़ मैम का बहुत ही अच्छा है। उन्होंने फर्स्ट पेपर का लगभग मुख्य बिंदुओं का सबका रिवीजन करवा रखा है। तो आप एक दिन जैसे हिंदी साहित्य इतिहास को अपने आदिकाल को या फिर जैसे नामकरण को पढ़ लिया या प्रमुख इतिहास ग्रंथ पढ़ लिए, उसके बाद आप यूट्यूब पर उनके जो है क्वेश्चनों के वीडियो सर्च कीजिए और फिर वो क्वेश्चन करके देखिए वहाँ से, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अभी समय है साथियों और ये समय जाता जा रहा है, भागता जा रहा है, रुकेगा नहीं समय, और ये समय आपको पता है लौट कर नहीं आता है। तो जिस भी साथी को तैयारी करनी है बहुत अच्छे से जी जान लगाकर जुट जाइए साथियों। निरंतरता जितनी आप बनाएंगे उतना ही आप सफलता के नज़दीक जाएंगे। एक बार आप ये सोचिए कि अभी तो कोई भर्ती सामने है नहीं, और यही एक अभ्यर्थी सबसे बड़ी गलती करता है कि जब सामने भर्ती होती है तभी वो तैयारी करता है, 5 महीने 6 महीने 10 महीने 12 महीने 1 साल 1.5 साल, लेकिन बीच में जो गैप होता है वो साथियों फिर से आपको बराबर कर देता है। दोबारा आप चाहे भले 1.5 2 महीने छूट जाए 5 महीने छूट जाए, आप वापस किताब उठाते हो तो ऐसा लगता है कि आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, निरंतरता बनाए रखिए। सामने भर्ती नहीं दिख रही तो नोट्स बना लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे निकाल लीजिए। समय तो आपको निकालना पड़ेगा तैयारी के लिए, समय अपने आप नहीं निकलेगा। तो कोशिश करेंगे तो समय निकालेंगे, और 2-2 3-3 घंटा भी धीरे धीरे करेंगे तो साथियों बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार से थोड़े थोड़े 2-2 घंटे की वीडियो से नोट्स से आपकी इतनी अच्छी शानदार तैयारी हो जाएगी कि जब एग्ज़ाम होगा, भर्ती आएगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी, तब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, सिर्फ आपको रिविज़न करना होगा क्योंकि आपका पाठ्यक्रम आपके नोट्स पहले से तैयार होंगे। तो साथियों एक या 2 वीडियो जैसे 4 पार्टों में सिलेबस बांटा गया है, तो हम 1 वीडियो और बनाएंगे या फिर 2 भी बना सकते हैं। बाकी की जानकारी अगले जो पार्ट है उसमें आपको कहाँ से क्या तैयार करना है वो उसमें बताएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।